मैं डॉक्टर सावित्री कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी डिपार्टमेंट, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, BSM6 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में जनजातीय विमर्श या आदिवासी विमर्श पर बात करूंगी। आदिवासी विमर्श MSM2 के विद्यार्थियों को भी पढ़नी है। आदिवासी विमर्श, जनजातीय विमर्श में पहले जनजाति का अभिप्राय समझना होगा और जनजाति के बदले आदिवासी शब्द क्यों होना चाहिए, इसे भी समझना आवश्यक है। जनजाति भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक शब्द है। भारत सरकार किसी भी समूह को अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब की श्रेणी में शामिल करने के लिए किन आधारों का सहारा लेती है? वो आधार हैं आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक पृथक्करण, समाज के एक बड़े भाग से संपर्क में संकोच और पिछड़ापन। जाहिर है, जनजाति शब्द आदिवासी समाज की किसी विशेषता को प्रकट नहीं करता, अतः आदिवासी भारतीय भूमि पर निवास कर रहे देश के मूल निवासियों या आदि निवासियों के लिए या आदि निवासियों के वंशजों के रूप में मान्य तमाम लोगों, समुदायों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक व्यापक पद है। इस आदिवासी पद में इंडिजिनस या देशज का भाव भी शामिल है और मूल निवासी का भाव भी शामिल है। आदिवासी विमर्श को लेकर आदिवासी साहित्य के विमर्शकारों ने जल, जंगल, जमीन को बचाने और एक प्रकार से इस देश और पूरी मानव सभ्यता को बचाने की जद्दोजहद की है। आदिवासी विमर्श अन्य विमर्शों की तरह सत्ता में हिस्सेदारी के लिए चलाया जाने वाला विमर्श नहीं है। यह तो मनुष्य केंद्रित सत्ता विमर्शों को खारिज करने वाला विमर्श है, जो प्रकृति में सभी के सह अस्तित्व में यकीन करता है। तीन दशकों के विमर्श की पड़ताल करने के लिए 90 के दशक से अब तक देश दुनिया में हो रहे परिवर्तन को भी समझना आवश्यक है। समाजवादी सोवियत संघ का पतन हुआ। पूंजीवाद को देने वाला कोई दूसरा शक्तिशाली देश नहीं रहा। बाजार की ताकत ने गरीब देशों के दरवाजे अमीर पूंजीपतियों के लिए खोल दिए। विकास के नाम पर दुनिया के अनेक देशों के आदिवासी इलाकों में सरकार और पूंजीपतियों के संयुक्त हमले होने लगे, क्योंकि अधिकांश आदिवासी इलाके खनिज संसाधन से संपन्न हैं। इस पूरे परिदृश्य को समझना आवश्यक है आदिवासी विमर्श के संदर्भ में। यदि साहित्य ने दलित, आदिवासी और स्त्री के प्रश्न को समुचित प्रतिनिधित्व दिया होता तो इन विमर्शों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। परंतु इनके सवालों पर हिंदी साहित्य ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। स्वतंत्रता के 70-72 वर्षों के बाद भी राष्ट्रीय विकास और जनतंत्र में स्त्री, दलित, आदिवासी इतने दबे क्यों रह गए कि इन विमर्शों के उत्तर औपनिवेशिक मुहावरे की जरूरत पड़ रही है। झारखंड की कवयित्री निर्मला पुतुल पूछती हैं, दिल्ली की गणतंत्र की झांकियों में अपनी टोली के साथ नुमाइश बनकर कई बार पेश किए गए तुम, पर गणतंत्र नाम की कोई चिड़िया
कभी आकर बैठी तुम्हारे घर की मुंडेर पर? चौथी, राम यादव, जो दलित आदिवासी विमर्श को आवश्यक मानते हैं, उनका भी विचार है कि दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और आदिवासी विमर्श की अलग से क्या जरूरत है, जबकि हमारे यहाँ प्रगतिशील आंदोलन और समाजवादी आंदोलन मौजूद है, ये विरोध में बोलने वाले लोग सोचते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर उनके प्रश्नों को ईमानदारी के साथ उठाया गया होता और उन पर गंभीरता के साथ विचार किया गया होता, तो आज अलग से अस्मिताओं के ये विमर्श क्यों उठ खड़े होते। आदिवासी साहित्य क्यों? इस प्रश्न के उत्तर के लिए महाराष्ट्र के प्रसिद्ध आदिवासी कवि वाहरूड सोनवने की कविता स्टेज को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आदिवासी लेखन की उभरती चेतना का सबसे सटीक और सही चित्रण वाहरू सोनवने की स्टेज नामक कविता में मिलता है। यह कविता आदिवासी लेखन में उभर रही चेतना और उस लेखन की आवश्यकता को भी परिभाषित करती है। हम स्टेज पर गए ही नहीं, जो हमारे नाम पर बनाई गई थी। हमें बुलाया भी नहीं गया उंगली के इशारे से। हमारी जगह हमें दिखा दी गई, हम वहीं बैठ गए। हमें खूब शाबाशी मिली और वे स्टेज पर खड़े होकर हमारा दुख हमें ही बताते रहे। हमारा दुख अपना ही रहा, जो कभी उनका हुआ नहीं। हम बड़बड़ाए, अपनी शंकाएं जताई, वे कान देकर सुनते रहे और हुंकारे, हमारे कान पकड़कर हमें धमकाया, माफी मांगो नहीं तो। आदिवासी साहित्य क्यों? यह कविता इस प्रश्न का सही जवाब देती है। क्या आदिवासी विमर्श सबसे नया विमर्श है? इस पर विद्वानों की अलग अलग राय है। एक विद्वान के अनुसार 40-50 के दशक का आदिवासी विमर्श आज की तुलना में ज्यादा व्यापक, अधिक उदार, बेहद गंभीर और उल्लेखनीय रूप से ईमानदार था। उस दौर के राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री, नृविज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी सभी अपनी अपनी सामाजिक राजनीतिक समझ के अनुसार एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा करते थे, आपस में गहन संवाद करते थे। एक दूसरे के साथ वे आदिवासियों को भी सुन रहे थे और अपने पूर्वाग्रहों पर दृढ़ रहते हुए भी नीतियों, कार्यक्रमों में फेरबदल कर रहे थे। जैसे राजनीतिज्ञ और बाद में प्रधानमंत्री हुए पंडित नेहरू नृविज्ञानी वेरियर एल्विन की सलाह मान रहे थे, तो गांधी, राजेंद्र प्रसाद सामाजिक कार्यकर्ता ठक्कर बप्पा की राय को आंख मूंदकर अमल में ला रहे थे। उत्तर पूर्व के नागा नेताओं और झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा के साथ पंडित नेहरू लगातार संवाद में थे और शरद चंद्र रॉय, वेरियर एल्विन, ध्रुवे, ठक्कर आदि नृवैज्ञानिकों और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच भी जो बहस हुए, उनका सिलसिला चलता रहा। ये वो लोग हैं जिन्होंने आधुनिक भारत में अपने अपने ढंग से, अपने अपने नजरिए से आदिवासियों को प्राथमिक तौर पर परिभाषित किया और समाजशास्त्रीय व राजनैतिक अवधारणाएं गढ़ी। इस प्राथमिक आदिवासी विमर्श का ही परिणाम था कि इन लोगों ने अपनी अपनी अवधारणाओं के मुताबिक ही सही,
लेकिन समाज, साहित्य और राजनीति में एक विशिष्ट नस्ल, प्राचीनतम सभ्यता संस्कृति के निर्माता और वाहक के रूप में आदिवासियों को स्वीकार किया। आदिवासी विमर्श वर्तमान में जल, जंगल, जमीन को बचाने के संघर्ष में नए सौंदर्य शास्त्र का निर्माण कर रहा है। यह नया सौंदर्य शास्त्र सिर्फ आदिवासी समुदायों की ही नहीं बल्कि समूची मानवता की मुक्ति का भी सौंदर्य शास्त्र है। आदिवासी विमर्श का निर्माण करने वाली कविताओं में कुछ कविताएं प्रमुख हैं, क्योंकि आदिवासी गीतों से जुड़े रहे थे। गीत संगीत आदिवासियों की धड़कन में शामिल है, इसलिए कविता विधा ही आदिवासी जीवन के सबसे नजदीक है। एक एक गीत में पहाड़, नदी और पूरा पर्यावरण समाया हुआ है और गीत लिखने वालों में प्रसिद्ध आदिवासी विमर्शकार रामदयाल मुंडा भी हैं। यहाँ पर आदिवासी विमर्श का निर्माण करने वाली कविताओं में जो नया सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य बोध दिखाई दे रहा है, उसकी कुछ पंक्तियां। हे संगी संभालो अपना तरकस, नहीं हुआ है भोथरा अब तक बिरसा आबा का तीर। और अगर अब भी तुम्हारे हाथों की अंगुलियां थरथराई तो जान लो मैं बनूंगी एक बार और सिंगी दई। कवि महादेव टोप्पो उन प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं जो आदिवासी समाज, आदिवासी समुदायों से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी विजय गाथाओं और संघर्षों के गवाह पेड़ हैं, नदियां हैं, चट्टानें हैं, पुरखों की आत्माएं हैं, ससंदिरी हैं, जाहिर थान हैं, तुम्हारे लोकगीत हैं। आदिवासी विमर्श को समझने के लिए जरूरी किताबें। प्रमुख आदिवासी विमर्शकार हरिराम मीणा, लेखक, चिंतक और आदिवासी विमर्शकार, जिनके लेखों का संग्रह है आदिवासी विमर्श। संपादन किया है वी कृष्ण और डॉक्टर भीम सिंह ने। आदिवासी दुनिया हरिराम मीणा की दूसरी पुस्तक है, जिसमें चुनिंदा मुद्दों पर विमर्श है। जयपाल सिंह मुंडा के चुनिंदा लेखों और वक्तव्यों को आदिवासियत के नाम से किताब के रूप में प्रकाशित किया गया है। प्राथमिक आदिवासी विमर्श नाम से एक किताब है, जिसमें 50 से 60 के दशक में जो विमर्श चले थे आदिवासियों के संदर्भ में, उनको लेकर आलेख हैं। रामदयाल मुंडा प्रमुख आदिवासी विमर्शकार, जिनकी प्रसिद्ध किताब है आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल। इस पुस्तक में डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने आदिवासी और झारखंडी समाज को केंद्र में रखकर समग्र रूप से चिंतन, मनन और अध्ययन किया है। और उनकी दूसरी महत्वपूर्ण किताब जो आदिवासी धर्म और दर्शन पर केंद्रित है, आदि धर्म है। इसमें भारतीय आदिवासियों की धार्मिक आस्थाओं का विस्तृत वर्णन है। यह पुस्तक क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विश्व के वैज्ञानिकों, चिंतकों, राजनेताओं, आम जनों एवं सरकार को मार्ग दिखाने का काम इस पुस्तक के जरिए सूत्र रूप में किया गया है। आदिवासियों का प्रकृति के साथ जो संबंध है, उसका गूढ़ रहस्य इस पुस्तक में उपलब्ध है, जो विश्व जगत को जलवायु परिवर्तन के खतरनाक संकटों से निजात दिला सकता है। रमणिका गुप्ता प्रमुख आदिवासी विमर्शकार के रूप में जानी जाती हैं। उनकी किताबों के नाम हैं आदिवासी समाज,
और साहित्य जिसे उन्होंने संपादित किया है, और आदिवासी लेखन एक उभरती हुई चेतना। उनकी एक और किताब है आदिवासी अस्मिता का संकट। वीर भारत तलवार प्रमुख आदिवासी विमर्शकार, लेखक, चिंतक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने झारखंड में रहकर झारखंड आंदोलन के समय से काम करना शुरू किया था और मुंडा क्षेत्र में रहने का भी उन्हें अवसर मिला था। झारखंड के आदिवासियों के बीच उनकी प्रमुख किताब है, और रामदयाल मुंडा वीपी केसरी को आधारित करके उन्होंने जो संस्मरण लिखा है झारखंड में मेरे समकालीन, वह भी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। शरद चंद्र राय की किताब देखी जा सकती है, मुंडास एंड देयर कंट्री। उसी तरह कथाकार उपन्यासकार रणेंद्र के लेख जो पहल, तद्भव, पक्षधर इत्यादि में छपे हैं, उन्हें आदिवासी विमर्श को समझने के लिए देखा जा सकता है। निकट भविष्य में स्वतंत्र रूप से ये सारे लेख किताबों में भी शामिल होंगे, एक स्वतंत्र किताब में शामिल होंगे। कहानी संग्रह जो आदिवासी साहित्यकारों के द्वारा लिखे जा रहे हैं, उसमें प्रमुख हैं रूपलाल बेदिया, कहानी संग्रह शून्य में अटके परिंदे। रोज क्रिकेट्टा, उनके कहानी संग्रह का नाम है पगहा जोरी जोरी रेघाटो, जो 2009 में प्रकाशित हुआ, और बिरवार गमछा जो 2017 में प्रकाशित हुआ। एलिस एका की कहानियां 2015 में संपादित करके अखड़ा की संपादिका वंदना टेटे ने प्रकाशित किया। वह 50-60 के दशक की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। महुआ का फूल मंगल सिंह मुंडा का कहानी संग्रह है। मूसल कहानी संग्रह फ्रांसिस्का कुजूर का है। वाल्टर भेंगरा का कहानी संग्रह लौटती रेखाएं, देने का सुख, अपना अपना युद्ध और जंगल की ललकार है। पीटर पॉल एक्का के कहानी संग्रह हैं राजकुमारों के देश में, खुला आसमान, बंद दिशाएं और बढ़ती जमीन। अन्य साहित्यकार जिन्होंने कहानी लेखन तो किया है लेकिन स्वतंत्र रूप से उनकी किताबें अभी नहीं आ पाई हैं, केदार प्रसाद मीणा हैं। कॉमरेड मीना और दहेज उनकी प्रमुख कहानी। बंधु भगत, डेले दादा, शिशिर टूटू, साहस, दाग, फागू का कुआं, जय झारखंड, इज्जत। रामदयाल मुंडा, खरगोशों का कष्ट, ग्लैडसन डुंगडुंग, दिल्ली रिटर्न, ज्योति लकड़ा, कोराइन डूबा और बोध। कृष्ण मोहन सिंह मुंडा, लील मणि की ड्यूटी। गंगा सहाय मीणा, पूस की रात। गैर आदिवासियों ने भी आदिवासी मुद्दों को लेकर कहानियां लिखी हैं। राधा कृष्ण है, कहानी का नाम कानूनी गैर कानूनी। रणेंद्र, बाबा कौवे और काली रात, भूत बेचवा, सरेंडर जतरा, हाय रे हमर हिरना। पंकज मित्र, सेंद्रा। प्रहलाद चंद्र दास, उलगुलान। अशोक कुमार प्रियदर्शी, शाल वन का आखिरी पेड़। शेखर मलिक, रे अबुआ बुरु। शैली खत्री, भूख और बंदूक के बीच। सी भास्कर राव, जोहार गोपुदा। कविता संकलन, काव्य संग्रह आदिवासी साहित्यकारों के द्वारा जो काव्य संग्रह अभी तक प्रकाशित हुए हैं, वाहरू सोनवणे, पहाड़ हिलने लगा है। रामदयाल मुंडा, नदी और
उसके संबंधी तथा अन्य नगीत जो 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, वापसी, पुनर्मिलन और अन्य नगीत जो 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रोज किरकिट्टा का काव्य संग्रह है पहली बारिश। जमुना बिनी तादर के काव्य संग्रह का नाम है जब आदिवासी गाता है, वह अरुणाचल प्रदेश से हैं। महादेव टोपो यूं तो सन 80 के दशक से लिख रहे हैं, परंतु उनका काव्य संग्रह 2017 में प्रकाशित हुआ है। नाम है जंगल पहाड़ के पाठ। विश्वासी इक्का का काव्य संग्रह है लक्ष्मणिया का चूल्हा। निर्मला पुतुल के काव्य संग्रह है नगाड़े की तरह बजते शब्द अपने घर की तलाश में। हरिराम मीणा के काव्य संग्रह है हाँ चांद मेरा है सुबह के इंतजार में। सरिता सिंह बड़ाइक का काव्य संग्रह है नन्हे सपनों का सुख। वंदना टेटे के काव्य संग्रह का नाम है कौन जोगा। जसिंता किरकिट्टा का काव्य संग्रह 2016 में अंगोर के नाम से प्रकाशित हुआ था। उसका दूसरा काव्य संग्रह 2018 में जड़ों की जमीन के नाम से प्रकाशित हुआ है। अनुज लुगुन की लंबी कविता पुस्तक है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। 2020 में इसी वर्ष अनुज का अघोषित उलगुलान, ग्रेस कुजूर का एक और जने शिकार, सावित्री बड़ाइक का हमारे हिस्से की धरती काव्य संग्रह प्रकाशित होगा। साथ ही स्नेहलता नेगी, जनार्दन गोंड की कविता पुस्तकें भी प्रकाशित होंगी। जो कवि छत्तीसगढ़ के हैं भुवन लाल सोरी, महाराष्ट्र से उषा किरण आतराम, राजस्थान से हजारी लाल मीणा, मध्य प्रदेश के इंदौर से सुशीला धुर्वे, इन सारे कवियों, स्त्री कवियों की कविताओं में आदिवासी विमर्श की गूंज अच्छी तरह से सुनाई देती है। कविता कहानी के साथ ही आदिवासी साहित्यकारों ने यात्रा वृतांत भी लिखा है, जिसमें हरिराम मीणा का साइबर सिटी से नंगे आदिवासियों तक, इसमें अंडमान निकोबार के आदिवासियों का जिक्र है। जंगल जंगल जालियांवाला उनका दूसरा यात्रा वृतांत है। इसी सदी के असुर और पेनल्टी कॉर्नर अश्विनी कुमार पंकज का कहानी संग्रह है। विनोद कुमार का कहानी संग्रह आदिवासी जीवन जगत की 12 कहानियों के नाम से 2017 में प्रकाशित हुआ है। रणेंद्र का कहानी संग्रह 56 छुरी और 72 पेंच 2020 में प्रकाशित हुआ है, जिसमें 3 कहानियां आदिवासी विमर्श और आदिवासी जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई हैं। एक प्रबंध काव्य हरिराम मीणा ने लिखा है रोया नहीं था यक्ष। एक खंड काव्य झारखंड के बलदेव मुंडा ने लिखा है, जो 1987 में धरती आबा के नाम से प्रकाशित हुआ है। जो पत्रिकाएं आदिवासी विमर्श केंद्रित पत्रिकाएं हैं, उनमें प्रमुख हैं अरावली उद्घोष, जो राजस्थान से प्रकाशित होती है, झारखंड से झारखंड भाषा संस्कृति अखड़ा, उसी तरह तद्भव, पहल, कथाक्रम, पक्षधर इत्यादि में भी आदिवासी विमर्श
से जुड़े हुए आलेख और कविताएं प्रकाशित होती हैं। आदिवासी पत्रिका संपादक गंगा सहाय मीणा के द्वारा जेएनयू से प्रकाशित होती है। कथाक्रम 2011 के आदिवासी विशेषांक में भी आदिवासी विमर्श प्रमुखता से उभरा था। पक्षधर के रजत जयंती अंक में जिसका अतिथि संपादन करने का जिम्मा अनुज लुगुन को मिला था, उसमें भी आदिवासी विमर्श से संबंधित बहुत सारी बातों को रखा गया था। जो उपन्यास हैं वे प्रमुख उपन्यास इस तरह से हैं। शंकर लाल मीणा अघोषित, हरिराम मीणा घूणी तपे तीर, अरुणाचल प्रदेश की जोराम यालाम जंगली फूल जो 2018 में प्रकाशित हुआ। पीटर पॉल एक्का के उपन्यास 4 हैं जो 80 के दशक में प्रकाशित हुए। पलास के फूल 1982 में और सोन पहाड़ी 1984। मौन घाटी 1997 और जंगल के गीत 1999। जंगल के गीत को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पाठ्यक्रम में नव सामाजिक विमर्श के तहत एमए के पाठ्यक्रम में रखा गया है। वाल्टर भेंगरा का उपन्यास है लौटते हुए जो 2005 में प्रकाशित हुआ है। मंगल सिंह मुंडा के उपन्यास का नाम है छैला संधू जो 2004 में प्रकाशित हुआ। गैर आदिवासी उपन्यासकारों ने भी आदिवासी विमर्श को प्रमुखता से उभारा है। उनके नाम हैं रणेंद्र ग्लोबल गांव के देवता जो 2009 में प्रकाशित हुआ, गायब होता देश 2014, अश्विनी कुमार पंकज माटी माटी अरकाटी 2016 में प्रकाशित हुआ, महुआ माझी मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ 2012, विनोद कुमार समर शेष है 2005 में प्रकाशित हुआ था। उड़ीसा की प्रतिभा राय कंध आदिवासियों पर केंद्रित उपन्यास लिखी हैं। उनका उपन्यास है आदि भूमि। उसी प्रकार परजा और अमृत संतान लिखने वाले प्रमुख उपन्यासकार उड़ीसा के ही गोपीनाथ मोहंती हैं। बिरसा मुंडा को केंद्रित करके, उनके आंदोलन को केंद्रित करके महाश्वेता देवी ने जंगल के दावेदार के नाम से उपन्यास लिखा है। उसी प्रकार राकेश कुमार सिंह ने हूल पहाड़िया लिखा है। कुछ संस्मरण भी हैं, जैसे रमेश चंद्र मीणा ने लिखा है विकास से परे अंधेरे से घिरे 2015 में प्रकाशित हुआ है। और झारखंड में मेरे समकालीन वीर भारत तलवार ने लिखा है जो 2019 में प्रकाशित हुआ है। दलित और आदिवासी में क्या अंतर है, इसको समझना भी आवश्यक है। दलित वर्ण व्यवस्था में निचले पायदान पर हैं, शूद्र हैं, हरिजन हैं, और आदिवासी इस वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं। आदिवासियों के पास अपनी भाषा है, अपनी जमीन है और जंगल के क्षेत्र में प्राकृतिक आवास है। दूसरा अंतर यह है कि दलितों के पास अपनी जमीन नहीं है और न उनके पास उनकी अपनी भाषा है। मूल आदिवासी संस्कृति में भगवान, भाग्य, जाति, वर्ण, शास्त्र, मंदिर, देवता कभी नहीं रहे हैं। वे प्रकृति के उपासक हैं। थोड़ा बहुत अंधविश्वास तो है, लेकिन प्रकृति के उपासक होने के कारण आप जानते हैं सरहुल कर्मा आदिवासियों का प्रसिद्ध त्योहार है। उनके सिंगबोंगा है, उनकी अपनी जीवन शैली है, पढ़ा पंचायत है, अतिरिक्त की आकांक्षा नहीं है और इसीलिए धरती में आदिवासी जिस भी हिस्से में बसे हुए हैं
खनिज से लेकर जैव विविधता, पेड़ पौधे वहीं बचे हुए हैं जहां आदिवासी रहते हैं। चाहे वह दक्षिण अमेरिका का अमेजन क्षेत्र हो, झारखंड का सारंडा नेतरहाट क्षेत्र हो, छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ बस्तर क्षेत्र हो, जंगल सबसे ज्यादा यही बचे हुए हैं जो पूरे संसार के लिए प्राणवायु की तरह काम करता है। प्रसिद्ध आदिवासी विमर्शकार रामदयाल मुंडा मानते हैं कि आदिवासी के लिए अगर वन उसकी शांति है तो कृषि उसकी सांस है। निरंतर जीवन के लिए वन या जंगल मात्र अनुपूरक हो सकता है, प्रधान आधार तो कृषि ही होगी। आदिवासी को उसकी जमीन से अलग करना उसकी सांस बंद कर देने जैसा है। आदिवासी का अस्तित्व अगर समाप्त करना है तो उसे उसकी जमीन से अलग कर देना चाहिए, ऐसा मुख्य धारा मानता है। और जैसा अभी हो रहा है, और इसीलिए आदिवासी, संसार भर के आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं, प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं। रेड इंडियन आदिवासियों के मुखिया सिएटल के बारे बताना चाहती हूं, जिसके नाम पर अमेरिका का सिएटल शहर है। ब्रिटेन से सजा याफ्ता अंग्रेजों को बतौर सजा अमेरिका भेजा गया था। तब उन्होंने और उनके वंशजों ने जो जुल्म उन आदिवासियों पर ढाए थे, और मजबूरन आदिवासी मुखिया को सन 1854 में समझौता करना पड़ा था। तब आदिवासी और प्रकृति के संबंधों पर सिएटल ने अपने लोगों के बीच एक अत्यंत मार्मिक वक्तव्य दिया था, जो विश्व के कुछ एक श्रेष्ठ वक्तव्यों में माना जाता है। सिएटल का वक्तव्य आदिवासी भाषा में था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद 29 अक्टूबर 1887 ईस्वी को सिएटल संडे स्टार में डॉक्टर हेनरी स्मिथ ने पहली बार किया था। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद इतिहास बोध पत्रिका के 35वें अंक में प्रकाशित हुआ है। सिएटल के उद्गार को सुनिए। गोरे राज्य के प्रमुख ने कहलवाया है कि वे हमारी जमीन खरीदना चाहते हैं। उनके सरदार ने दोस्ती और भाईचारे का संदेश भी भिजवाया है। यह उनका बड़प्पन है। किस तरह तुम बेच या खरीद सकते हो आकाश को या पृथ्वी के स्नेह को? ये बात हमें समझ नहीं आती। जब हवा की ताजगी और पानी की स्फूर्ति हमारी मिल्कियत नहीं, तो कैसे बेच सकते हो उनको? पानी के कलकल में सुनाई देती है हमारे पूर्वजों की आवाज। नदियां हमारी दोस्त हैं, प्यास बुझाती हैं। इनकी लहरों पर खेलती हैं हमारी छोटी नावें और मिटाती है हमारे बच्चों की भूख और प्यास। हम जानते हैं गोरे हमारे तौर तरीकों को नहीं समझते। उनके लिए सभी जमीन एक जैसी है। नहीं लगाओ किसी भी जमीन के टुकड़े के साथ। वे अजनबी की तरह अंधेरे में आते हैं और ले जाते हैं वो सब जो उन्हें चाहिए। जमीन उनकी दोस्त नहीं दुश्मन है, जिसे जीत कर वे आगे बढ़ जाते हैं और छोड़ जाते पीछे पिता की समाधि। इसकी भी उन्हें नहीं परवाह। अपने बच्चों से छीन लेते हैं धरती, इसकी भी उन्हें नहीं परवाह। माँ समान धरती और पिता समान आकाश उनके लिए बेजान बाजारू चीजें हैं, जिसे वे भेड़ों या चमकते मोतियों की तरह खरीदते, लूटते और बेच देते हैं। एक दिन आएगा जब उनकी विशाल भूख सारी धरती निगल लेगी और रह जाएगी सिर्फ रेगिस्तान की बालू। यह भारी विडंबना है कि हमारे देश में सबसे स्वाभिमानी समाज, आदिवासी समाज की हालत सबसे खराब है। रामविलास शर्मा ने भारतीय साहित्य की भूमिका में स्वीकार किया है कि मुंडाओं ने बाघ भालू की गुफाओं में रहना स्वीकार किया, परंतु किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनके लोकगीत यानी मौखिक साहित्य में इसका वर्णन है। मुंडारी लोकगीत में यह कहा गया है कि यह जमीन हमने चीतों और सांपों के जबड़े से छुड़ाई है।
जल जंगल जमीन प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए झारखंडी लोग 200 वर्षों से अधिक वर्षों से लड़ रहे हैं। पहाड़िया नेता बाबा तिलका माझी के नेतृत्व में 1782 ईस्वी में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ वह आगे चलकर कोल विद्रोह, संथाल हुल, बिरसा उलगुलान के रूप में सामने आया। बिरसा मुंडा सभी आदिवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, चाहे वे भारत के किसी भी हिस्से में हों। भुजंग मेवाश्रम लिखते हैं ओ मेरे बिरसा कविता में, सब तेरी बाट जोहते, जिस दुष्कर राह पर तू चला वह राजमार्ग बनकर बसा है तेरी यादों में। हमने नहीं देखा तुझे पहले, लेकिन केवल तुम ही हमारे विद्रोह को दिशा देते रहे हो। आज ना गोरे हैं न सपनों की आजादी, और न घड़े बीहड़ है, न तू है केवल बीहड़ों में फैलता असंतोष। होठों पर तेरा नन्हा सा गीत, उलगुलान उलगुलान उलगुलान, जो बन गया है हमारी संस्कृति की लड़ाई। बिरसा तुम्हें कहीं से भी आना होगा, घास काटती दराती हो या लकड़ी काटती कुल्हाड़ी, खेत खलिहान से मजदूरी से दिशा दिशाओं से, गैलरी में लाए गोटोली रंग से, कारीगर की भट्ठी से, यहाँ वहां से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से, कहीं से भी आ मेरे बिरसा, खेतों की बयार बनकर लोग तेरी बाट जोहते। जहां तक विमर्श में, आदिवासी विमर्श में इतिहास का प्रश्न है, मैं प्रसिद्ध कथाकार उपन्यासकार रणेंद्र के आलेख जनजातीय इतिहास लेखन की कठिनाइयां और जनजातीय राजवंश को उद्धृत करना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की पुस्तक लोकायत का जिक्र किया है। वे लिखते हैं कि देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लोकायत में गण और गणपति के जनजातीय स्वरूप की बहुत विस्तार से व्याख्या करते हैं। जनजातीय समुदायों के गोत्र, गण यानी संगठन, गणपति यानी सरदारी, और आपको पता होगा कि बिरसा मुंडा के आंदोलन से पहले सरदार आंदोलन चला था और बिरसा मुंडा भी उसी सरदार आंदोलन के ही उपज थे। सुरजीत के साहा ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली मार्च 30 1996 में प्रकाशित अपने आलेख अर्ली स्टेट फॉर्मेशन इन ट्राइबल एरियाज ऑफ ईस्ट सेंट्रल इंडिया में जनजातियों के राज्य निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से रेखांकित किया है। और श्री साहा ने अपने अध्ययन क्षेत्र के रूप में पूर्वी मध्य भारत के पहाड़ी भूभाग का चयन किया है, जो गोदावरी, महानदी, सोन, स्वर्ण रेखा और नर्मदा का जलागम क्षेत्र है। और उनका जो समय है वह समय 450 ईस्वी से 1320 ईस्वी के बीच का है। उनके शोध का समय है। पूर्वी मध्य भारत के जंगल पहाड़ों में जनजातीय समुदायों के बीच जो राज्य उभर कर सामने आ रहे थे उसका उन्होंने शोध किया है। झारखंड क्षेत्र मुंडा राजाओं के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। शरद चंद्र राय की पुस्तक इसके लिए देखी जा सकती है। रांची के पास पिठोरिया सुताम्बे का जो क्षेत्र है वह मुंडा राजाओं का क्षेत्र था। इस आर्टिकल में, इस आलेख में रणेंद्र यह स्पष्ट करते हैं कि मगध के चेरो, मध्य दक्षिण भारत के राजगोंड और उत्तर पूर्व के अहोम खासी जयंतियां, उसी तरह खानदेश, अहमदनगर, खंबात की खाड़ी, सूरत, भड़ौच, बंदरगाह के पहाड़ी क्षेत्रों में, उसी तरह बंबई के आसपास कोली, भीली जनजातीय इलाकों में जनजातीय राजवंश की मौजूदगी रही है। अभी तक उरांव, राजभर और खिरवार राजवंशों का अकादमिक तौर पर शोध नहीं हो पाया है। इसके लिए जो जनजातीय शोध संस्थान है, रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, उस ओर लगातार अग्रसर है। आदिवासी विमर्श में शुरू से आदिवासी समुदायों के अस्तित्व से जुड़े सवाल और मुद्दे केंद्र में रहे हैं। यह साहित्य जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए जारी संघर्षों को लेकर चल रहा है और इसमें स्वाभाविक है कि आदिवासी विमर्शकार पूंजीवादी लूट
और मुनाफा प्रीति का विरोध करें। हिंदी साहित्य में आदिवासी विमर्श की प्रभावशाली उपस्थिति है, लेकिन आदिवासी विमर्श का भविष्य क्या है? यह कब तक चलता रहेगा? जब तक जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संघर्ष होगा। कवि अनुज के शब्दों में कहूं तो हमारे सपनों में रहा है एक जोड़ी बैल से हल जोतते हुए खेतों के सम्मान को बनाए रखना। हमारे सपनों में रहा है कोयल नदी के किनारे एक घर जहां हमसे ज्यादा हमारे सपने हों। हमने चाहा कि फसलों की नस्ल बची रहे, हमने चाहा कि जंगल बचा रहे अपने कुल गोत्र के साथ। पृथ्वी को हम पृथ्वी की तरह देखें, पेड़ की जगह पेड़ ही देखें, नदी की जगह नदी, समुद्र की जगह समुद्र और पहाड़ की जगह पहाड़। ओ मेरी युद्धरत दोस्त, तुम कभी हारना मत। हम लड़ते हुए मारे जाएंगे उन जंगली पगडंडियों में, उन चौराहों में, उन घाटों में जहां जीवन सबसे अधिक संभव होगा। धन्यवाद।